हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में चैप्टर 4 में आपको पढ़ा रहा हूं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका ऑप्टिक्स भी चल रहा है। अब आप सभी कह रहे थे कि सर एक चीज़ पढ़ाओ, या तो ऑप्टिक्स पढ़ाओ या फिर ये पढ़ाओ। तो स्टूडेंट को दोनों ज़रूरी हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जहां से कि बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऐसा होता है कभी कभी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता, उस टाइम स्टूडेंट आपको ऑप्टिक्स की वीडियो मिल जाती है। बट आप सभी कह रहे हो तो कि सर सुबह में आप ये प्रोवाइड करो और शाम में आप ऑप्टिक्स, तो ऐसा ही रहेगा, टेंशन मत लो। बट रेगुलर बेसिस पर 2 वीडियोस देना स्टूडेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसा हो सकता है कि आपको अगर सुबह में वीडियो ना मिले तो शाम को वीडियो जरूर मिलेगी, ऐसा हम कर सकते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट को इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल। और यहीं से मैं बताऊंगा कि कैसे आप एम्पेयर की परिभाषा बना सकते हो, क्योंकि अगर बोर्ड परीक्षा में एम्पेयर की परिभाषा आती है तो जो आज मैं बताने वाला हूं वो आपको लिख के आनी है। तो सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा लो 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल। तो इसमें देखो बहुत सारे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, टॉरॉइड बचा हुआ है, साइक्लोट्रॉन बचा हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालोगे? 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो इसको, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। करंट कैरिंग वायर्स। देखो हिंदी के साथ इंग्लिश भी जरूरी होता है स्टूडेंट, इन फ्यूचर आपको टोटली इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। तो अभी से प्रैक्टिस डाल लो हर चीज़ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, अगर हमें इस डेरिवेशन को समझना है तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है स्टूडेंट इसका डायग्राम है। मैं यहाँ पर आपको 2 डायग्राम बनाने वाला हूँ, समझने की कोशिश करना। प्रैक्टिकली भी देखो, यहाँ पर प्रैक्टिकली तो आपको समझाया नहीं जा रहा है। तो ये 2 चालक तार हैं। कितने चालक तार हैं? 2। इनका हम नामकरण कर देते हैं P, Q, R, S। और 2 चालक तार हम सेम आगे बना रहे हैं, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर आएगा। P, Q हमारा ये रहा और R, S हमारा ये रहा, ठीक है। ये क्या हमारा P, Q है और ये स्टूडेंट हमारा R, S। क्लियर है? देखो 2 चालक तार हैं, अब दोनों में अंतर क्या है? देखो ये जो दोनों चालक तार हैं इनमें जो धाराएं स्टूडेंट एक ही दिशा में प्रवाहित की जा रही हैं, I1 धारा, I2 धारा, दोनों चालकों में जो धाराएं हैं वो एक ही दिशा में प्रवाहित की जा रही हैं। और जो दूसरे दोनों चालक तार हैं इनमें जो धाराएं हैं स्टूडेंट एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित की जा रही हैं। देख रहे हो आप, इनमें हमने क्या देखा कि एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, बट इन दोनों में देखो इस वाले तार में ऊपर की ओर जा रही है, बट इस वाले तार में नीचे की ओर जा रही है। तो स्टूडेंट प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि अगर 2 चालक तार हैं उनको अगर एक दूसरे के पास पास रखा गया है और अगर उन तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों जो चालक तार हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनके बीच आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। बट अगर 2 चालक तार हैं और उनमें अगर धारा की डायरेक्शन हमने परिवर्तित कर दी, एक चालक तार में ऊपर की ओर धारा है तो दूसरे में नीचे की ओर धारा है, इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि दोनों तार एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं, अर्थात दोनों के बीच जो है वो प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। तो स्टूडेंट समझो, सबसे पहले हम, और एक चीज और, इन दोनों तारों के बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कितना है? R माना है हमने। कितना माना है? R। और ये दोनों तार वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। अब समझना, इस चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक तार के कारण इस तार के किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। जब हम इस चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस चालक तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो वो यही है, ये कोई धारावाही चालक तार है तो इसके कारण हम इस तार RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब हमने माना है कि यहां पर स्टूडेंट कोई बिंदु होगा, ऐसे करके।
अब आप सभी, अगर मैं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाऊं तो आप सभी जानते हो कि इस नियम के अनुसार अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में होता है और अंगुलियां उस बिंदु की तरफ होती हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र कहां ज्ञात करना है? यहाँ पर। अब ऐसे करके तो लगाओगे, आप सभी बताओ जल्दी। हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और अंगूठा हमारा जा रहा है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, तो अंगुलियां उस बिंदु की तरफ होनी चाहिए जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा। अगर मैं आपसे पूछूं कि तार RS के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तार PQ की धारा के कारण तार RS के किसी बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, पहली कंडीशन तो ये समझो। तो क्या होगा स्टूडेंट, आप धारा की दिशा देखो इस तरीके से तो फॉलो करोगे। अब धक्का बताओ, हथेली से नीचे की ओर तो लगाओगे, तो आप सभी जानते हो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर नीचे की ओर है तो उसे हम क्रॉस चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। कैसे चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं? क्रॉस चिन्हों से। और अगर इसका मैं उल्टा करूं कि इस तार के कारण अगर इसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालूं, तो स्टूडेंट समझो, देखो अब आप ऐसे करके तो फॉलो करोगे। अंगूठा कहां गया? चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, और अंगुलियां हम तार PQ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो अब यहां पर डायरेक्शन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की ऊपर की ओर है। तो अब आप क्या करोगे? यहां पर इस तरीके से करोगे। सारी चीजें प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आपको रटना नहीं है इसमें, ऐसे करके कर दोगे। दूसरी चीज, अब हमें यहां पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाना है। क्या लगाना है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हर चीज को समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में हो, तो जो अंगूठा है ये चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। तो मैं पहले इस वाले तार पे फॉलो करूंगा, फिर मैं इस वाले पे फॉलो करूंगा। तो समझो यहां पर बताओ, देखो थोड़ा मुझे टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ेगा, उसका रीजन है आपकी समझ में आ जाएगा। देखो हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो है अंगुली कहां जा रही है? ऊपर की ओर, ठीक है। और ये जो अंगूठा है, समझने का प्रयास करना जो मैं कहना चाहता हूं। देखो स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कुछ इस तरीके से फॉलो होगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के ऊपर की ऐसे करके जाएगा, ये वाली गई उंगली, और तार देखो ऐसे करके रखा हुआ है। तार ऐसे करके है या नहीं है? तो देखो ये धारा की दिशा में गया ऊपर की ओर, और ये जो अंगूठा है ये ऐसे करके आएगा। तो मैं क्या कहूंगा कि जो चुंबकीय बल की दिशा है वो ऐसे करके होगी यहां पर, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, ये F की डायरेक्शन निकल के आ चुकी है। किसकी? F की। सेम प्रोसेस में यहां पर करने वाला हूं जो हमारा RS तार है। यहां पर कैसे लगाओगे? देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यहां पर आप ऐसे फॉलो करोगे। देखो जरा, चुंबकीय क्षेत्र की धारा नीचे की ओर है और ये देखो उंगली ऊपर की ओर गई और ये वाला अंगूठा ऐसे करके जाएगा। तो अगर हम यहां पर चुंबकीय बल की दिशा देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी। तो यहां पर आपने एक चीज देखा, आपको पता पड़ गया यहां पर प्रैक्टिकली कि ऐसा क्यों हो रहा था कि अगर दोनों चालक तार हैं और उनमें हम एक ही दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वो तार एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि दोनों बल एक दूसरे की तरफ लगे हुए, मतलब इसके गार्ड इधर है, इसके गार्ड इधर है। तो हर सीधी सी बात है स्टूडेंट कि दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। तो जब दोनों चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों चालक तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। अब मैं इसी तरीके से स्टूडेंट इस वाले तार पर दिखाने वाला हूं। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र, तो हम इस तार के कार्ड इसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अंगूठा धारा की दिशा में, देखो अंगुलियां उस बिंदु की तरफ जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमें तार RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ऐसे तो लगाओगे। अब धक्का किधर लगेगा? नीचे की ओर। तो आप यही करोगे, यहां पर आप ये दिखाओगे और क्रॉस का चिन्ह लगा दोगे क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है। फिर आप करोगे इसके कारण, इस तार की धारा के कारण इसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अब क्या करोगे आप? देखो ऐसी तो जाएगी धारा नीचे की ओर जा रही है। अब अंगुलियां हम PQ की तरफ करेंगे क्योंकि PQ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब धक्का किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा, नहीं लगेगा? तो हम कह सकते हैं कि तार PQ पर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी। बारीकी समझो क्यों मैंने यहां पर क्रॉस लिया है, क्यों डॉट लिया है, क्यों यहां पर अट्रैक्शन, यहां पर रिपल्सन का फोर्स कार्य करेगा। अब बात आती है कि बल की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो यार सीधी सी बात है, यहां पर तो स्टूडेंट देखो ऐसे करके लगाओगे, दिखाई दे रहा है? ऐसे करके फॉलो करो। ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र किधर है? नीचे की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये वाली उंगली देखो धारा जा रही है या नहीं है? सेम है। तो बल की दिशा क्या होगी? ये वाली बल की दिशा। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं F कुछ इस प्रकार से दिखा दूंगा। तो ये हमारा F हो गया फोर्स। सेम हमें वहां पर करना है। यहां पर आप कैसे फॉलो करोगे स्टूडेंट समझना। देखो यहां पर कुछ इस प्रकार से लगाना पड़ेगा आपको।
अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नीचे गिर गई, ये वाली अंगुली देखो धारा की दिशा में जा रही है, ये हमारा बल की दिशा बताएगा। तो यहाँ पर आप फोर्स की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से दिखा दोगे। तो यहाँ पर हमने देखो प्रैक्टिकली जो होता है उसको हमने यहाँ पर दिखा दिया कि आखिर अगर दो चालक तार हैं, अगर उनमें हमने एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की है तो उनके बीच आकर्षण बल क्यों कार्य करता है, मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया। अगर दो चालक तार हैं उनमें धारा की डायरेक्शन अगर परिवर्तित कर दी जाए तो वो एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करते हैं, वो आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्लियर है ना। यहाँ पर आप थोड़ी सी थ्योरी लिखोगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे थ्योरी लिखोगे। देखो अगर चाहते हो तो दोनों डेरिवेशंस आप अलग अलग कर सकते हो। एक कंडीशन क्या बनाओगे मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, पहले तो यहाँ पर थोड़ी सी जनरली चीज लिख लो। माना कि दो चालक तार PQ व RS वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं। इन चालक तारों में क्रमशः I1 व I2 धाराएं, क्रमशः I1 व I2 धाराएं प्रवाहित की जा रही हैं, प्रवाहित की जा रही हैं। अब मैंने बोला देखो दो कंडीशंस आप कैसे बना सकते हो, तो आप ए पॉइंट डालकर लिख सकते हो जबकि दोनों चालकों में धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, और बी कंडीशन डालोगे जबकि दोनों चालकों में धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूंगा, ए पॉइंट मैं आपको करके दिखा रहा हूं कैसे आप कर सकते हो, और बी पॉइंट आप स्वयं करके देख सकते हो। बट अगर बोर्ड पे पूछा जाता है तो आपको एक ही पॉइंट करना है, या तो आप इसको करो बस इसको करो, थोड़ा सा अंतर आएगा, डायरेक्शन वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी और कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो आप कैसे लिखोगे अब समझना। देखो स्टूडेंट, हम इस तार PQ की धारा के कारण तार RS के किसी बिंदु पर क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B1 और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B2, सेम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B1 और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B2, क्योंकि इसकी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 है और इसकी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 है। अब हम क्या करेंगे, तार PQ की धारा के कारण तार RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, मैं यहाँ पर लिखूंगा तार PQ की धारा के कारण तार RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो स्टूडेंट यहां पर आप क्या लिखोगे, अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, इसके कारण कितना है, V1 है, तो V1 बराबर, और आप सभी जानते हो कि तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते तो क्या सूत्र होता है, μ0/2 पाई I1/R, यही तो है। धारा इसमें कितनी है I1, इसकी धारा के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जा रहा है, तो ये हमारी कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर दिखा सकते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B1 की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र B1 की दिशा। अब देखो आप इस डायग्राम को किसी कागज पर ही बनाओगे, मैंने यहाँ पर बोर्ड दिखाया, बोर्ड का तल हो जाएगा, बट आप कागज पर बनाओगे तो आप यहाँ पर लिखोगे कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी। तो देखो कैसे हुआ क्या हुआ मैं आपको बता चुका हूं। अब इसकी धारा के कारण यहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालो तो किस तरीके से फॉलो करोगे, ऐसे तो फॉलो करोगे। अब धक्का बताओ किधर लगाओगे, नीचे क्यों लगाओगे, तो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र B1 की दिशा होगी, अब आप किसी कागज पर दिखा रहे हो उसको, तो कागज के तल, ये हमारा बोर्ड का तल हो गया, आप कागज पर दिखाओगे तो कागज के तल के लंबवत नीचे क्यों होगी, क्योंकि धक्का नीचे क्यों लगा रहे हो। अगर मैं इसके कारण निकालूंगा तो ऊपर क्यों रहेगा, क्योंकि धक्का ऊपर क्यों लगेगा। तो ये हो गया। दूसरी चीज, तार RS में कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, I2, और I2 और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत होंगे। क्यों होंगे, देखो चुंबकीय क्षेत्र कैसे है स्टूडेंट, नीचे की ओर है, और धारा कैसे जा रही है, ऊपरी ओर। कुछ इस प्रकार से समझ लो।
देखो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये देखो ऐसे करके, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने नीचे की ओर दिखा दी, अंगूठा क्या है धारा की दिशा, तो इनके बीच कितना एंगल कार्य कर रहा है 90 डिग्री का। तो देखो तार RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर दिखा सकते हो तारों की जो लंबाई स्टूडेंट वो L मीटर लंबाई है, दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, ठीक है। सेम इनकी तारों की होगी तो यहाँ पर भी L दिखा दोगे, समान लंबाई की तार है। तो इतना क्लियर हो गया, ये थ्योरी आपको समझ आ गई होगी कि दो चालक तार हैं हमारे पास PQ व RS, जो कि एक दूसरे में वायुत्व निर्वात में R दूरी पर स्थित हैं और इनमें क्रमशः I1 व I2 धाराएं प्रवाहित की जा रही हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद हम स्टूडेंट क्या निकालेंगे, जो तार RS है इसकी L मीटर लंबाई पर कितना बल कार्य करेगा। तो तार RS की L मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है, कोई भी दिक्कत हुआ करे कमेंट कर दिया करो, वैसे सब कुछ मैं बहुत बारीकी से क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो आगे कैसे करोगे वो समझो। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, वैसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, और जितने भी डेरिवेशन है देखो टेंशन ना लो, एक भी टॉपिक अगर आपका छुड़वाया जाए ना तुरंत कमेंट कर देना, क्योंकि आप सभी के कमेंट थे सेकंड चैप्टर में, वहाँ पर एक दो टॉपिक्स मैंने छुड़वा दिए थे, बट थर्ड लेसन फोर्थ लेसन मैंने कोई भी टॉपिक नहीं, हाँ एक दो हेडिंग्स रह गई हैं मुझे पता है। तीसरे चैप्टर में हमारी एक दूसरे में भी रह गई थी, एक तीसरी में रह गई है। कौन सी हेडिंग्स हैं, एक तो देखो स्टूडेंट वहाँ पर मैंने आपको छुड़वाया था क्या, शायद सेकंड लेसन है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, उसमें आपका एक टॉपिक रह गया है, उसका नाम मैं शायद थोड़ा सा भूल रहा हूँ, और थर्ड लेसन में भी आपका सेलों का संयोजन, ये टॉपिक रह गए हैं। बट टेंशन ना लो, अगर आपको ना कराया जाए तब बोलना, बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, तो आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड भी आती है सर चैप्टर स्टार्ट करो, इस वजह से हमने इसको स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद देखो क्या लिखोगे, वही है देखो तार RS में थोड़ा सा लिखना चाहता, तार RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र और I2 धारा एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए तार RS की L मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल, तो आप सभी जानते हो, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, F बराबर इस वाले तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना कार्य कर रहा है, B1, I2 B1 L, और यहाँ पर सभी कैसे एक दूसरे के लंबवत हैं, तो sin 90 इज इक्वल टू I2 B1 L, और यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो आप, B1 का जो मान हमने निकाला था कुछ देर पहले निकाला B1 का मान, वो रख दो यहाँ पर μ0/2π I1 अपॉन R, यही तो हमारा B1 का मान था, मैंने यहाँ पर लिखा था इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, वो चीज़ लिखी यहाँ पर L, और sin 90 का मान अब जानते हो सभी 1 होता है, तो क्या निकल के आ गया μ0/2π I1 I2 अपॉन R इंटू L। ये स्टूडेंट हमारा क्या निकल गया F, लेकिन ये कब निकल के आए, जब हमने लंबाई को L मीटर माना है, तो अगर हम प्रति मीटर मानेंगे तो L से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, इसलिए तार RS की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो स्टूडेंट अब कैसे निकालो वो समझ लो, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन L, क्योंकि दोनों तरफ आपको L से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रति मीटर निकाल रहे हो आप सभी, ठीक है। तो μ0/2π I1 I2 अपॉन R, और ये L हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आ गया हमारा तार RS की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बल F की दिशा क्या होगी, तो देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, किसके नियमानुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार चुंबकीय बल की दिशा चित्रानुसार होगी, क्योंकि आप ये नहीं दिखा सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो तार RS के लंबवत तार PQ की तरफ होगी, ऐसे भी बोल सकते हो। अब कैसे लगाओगे आप सभी जानते हो, हमें कुछ इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट ये कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र किधर जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर, धारा कुछ इस प्रकार से लगाओगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये बल F की दिशा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बल F की दिशा चित्रानुसार होगी, या फिर कह सकते हो कि तार RS के लंबवत तार PQ की तरफ होगी, तो जैसे चाहते हो वैसे दिखा सकते हो। अभी हमने केवल एक तार को मतलब इसके गार्ड सब कुछ निकाल लिया, अब स्टूडेंट इसके गार्ड इस पर निकालेंगे। अभी हमारे मान लो एक पॉइंट कंप्लीट हुआ है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखो अब जो करने वाला हूं ना मैं आगे, पूरा का पूरा वही है जो मैंने अब तक किया। अगर आपने अब तक समझ लिया और डायग्राम को सही तरह समझ लिया तो यार आप आसानी से सब कुछ कर पाओगे। बस थोड़ा सा फोकस करो, फिजिक्स बहुत ईजी है, मिटा दो इसको, अब कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। देखो अब कैसे करोगे आगे वो समझो। अब इसका उल्टा कर लो, ठीक है, जो अभी तक हमने किया था। तार RS की धारा के गार्ड तार PQ के, वो चीज लिखो, तार
आर एस की धारा के कारण तार पी क्यू के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, मतलब इसके कारण अगर हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला तो वो क्या दिखाई दे रहा है आप सभी को, B2। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब इसकी धारा के कारण निकालो तो धारा कितनी ली जाएगी, I2 अपॉन R। इक्वेशन नंबर आप इसे बना सकते हो 2, क्योंकि शायद मैंने F अपॉन L को इक्वेशन नहीं दिया था। आगे लिखोगे दाएं हाथ की हथेली के डायरेक्शन बताओगे। देखो सेम प्रोसेस है अभी जो हमने किया था, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार, नियम नंबर 1 के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B2 की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र B2 की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ क्लियर हो गया। देखो वही चीज है, कुछ भी नया नहीं कर रहा है यार, मैं सेम चीज बता रहा हूं आप सभी को। देखो अब क्या है, धारा की दिशा आप इस वाले तार में ऊपर की ओर है और हमें कहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इस वाले बिंदु पर, तार पीक्यू के इस बिंदु पर। तो ऐसे तो लगाओगे। अब धक्का बताओ किधर लगाओ, ऊपर की ओर। तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो दोनों चीजें आपको क्लियर है। B1 की दिशा मैंने आपको कैसे बताई, समझ में आ गया। B2 की दिशा भी आप निकाल सकते हो। फिर सेम प्रोसेस है, तार PQ। अब स्टूडेंट देखो तार PQ है, इसमें हम I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं और I1 धारा और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो आप लिखोगे आगे वही चीज है जो अभी मैंने लिखी थी, तार PQ की, तार PQ की L मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। तो F बराबर कितना आएगा, कितनी धारा प्रवाहित है इसमें, I1, I1 और चुंबकीय क्षेत्र कितना है B2 L sin 90। ठीक है, इज इक्वल टू I1, B2 को मान उठा के रखो, ये रहा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R L, और साइन 90 का मान आप सभी जानते हो कितना होता है 1। ठीक है, इतना ही कर दोगे, उसके बाद आगे करोगे तो F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I1 को इसके बराबर में ले जाओ, I1 I2 अपॉन R इंटू L। ये हमारी F की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, L मीटर लंबाई पर इतना बल कार्य करेगा। बट अगर हम निकालें प्रति मीटर लंबाई पर तो लिखोगे तार PQ की, इसलिए तार PQ की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल। तो कर दोगे क्या, L से डिवाइड कर दो तो F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। L हमारे हाथ से हट जाएगा क्योंकि L से L कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम करोगे, बल F की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार किधर है, या तो बोलोगे चित्रानुसार होगी या फिर कहोगे तार PQ के लंबवत तार RS की तरफ होगी। तो यहां से हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया, क्या, कि जब दोनों चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मैं नीचे यही नोट पॉइंट लिखने वाला हूं, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लेना कि जब दोनों चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों चालक तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात दोनों तारों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्लियर है ना। अब देखो पहला जो डायग्राम है इसको तो मैंने क्लियर करा दिया, सेकंड आप कैसे क्लियर करोगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, वीडियो को डिसलाइक मत किया करो, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो को बनाने में यार, समझा करो। मोटिवेट, देखो वीडियो लाइक करने से हमें पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, टेंशन ना लो, बस मोटिवेशन मिल जाता है कि बच्चों को हमारी वीडियोस पसंद आती है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। अब देखो सेकंड पॉइंट कैसे करोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। वही करना है, तार PQ की धारा के कारण तार RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, पहले आप B1 का मान निकालोगे, मैं बस थोड़ा थोड़ा कर दे रहा हूं आपको, जनरली थ्योरी आप लिख लोगे सेम जैसे मैंने आपको लिखाई है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
I1 अपॉन आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। ये कब बता रहा हूँ, वैसे आपको करना एक ही अगर बोर्ड परीक्षा में आता है तो मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे आप सेकंड भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दिशा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार नहीं यूज करनी, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 यूज करोगे। तो दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र V1 की दिशा देखो कैसे लगाओगे, यही तो लिखोगे। दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, तो यहां पर आप ये थ्योरी लिख लोगे। फिर वही तार RS में I2 धारा प्रवाहित की जा रही है और V1 और I2 एक दूसरे कैसे होंगे, लंबवत होंगे, इसलिए तार RS की L मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो F बराबर धारा कितनी है जरा देखो उसमें, I2, चुंबकीय क्षेत्र V1 L sin 90, तो I2 V1 का मान अब यहाँ से उठा के रखोगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R L और ये हो गया 1, तो यही चीज निकल के आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। उसके बाद वही प्रति मीटर लंबाई पर तो हमारा वही हो जाएगा F अपॉन L, ये L से L कैंसिल और ये निकल के आ जाएगा। वही करोगे फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार चुंबकीय बल F की दिशा चित्रानुसार होगी, या फिर लिख सकते हो तार PQ से दूर की तरफ होगी। क्लियर है। उसके बाद आपको सेकंड चीज क्या करनी है, पहली चीज क्लियर होगी, फिर ये करोगे तार RS की धारा के कारण तार PQ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर क्या लोगे आप, B2। मैं फास्ट बता रहा हूं क्योंकि मैंने पहला आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, धारा देखो RS में कितनी है, I2 है, तो I2 अपॉन R, इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B2 की दिशा। अब बताओ कैसे लगाओगे, देखो धारा देखो इसके कारण निकालनी, समझना, इसके कारण यहाँ पर निकालोगे, इसमें धारा देखो ऐसे करके लगाओगे, तो क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, इसमें भी धक्का नीचे की ओर लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस दिखाया है। अगर डॉट है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी और क्रॉस है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी। इतना क्लियर है, ये डायरेक्शन होगी। फिर वही है, सेम चीज है, तार PQ में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, I1 धारा और चुंबकीय क्षेत्र B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए तार PQ की L मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर धारा देखो I1 है B2 L sin 90, तो I1 B2 को मान उठा के रखो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R L और sin 90 का मान आप सभी जानते हो कितना होता है, 1। तो F इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। ये कब है, L मीटर लंबाई पर। उसके बाद प्रति मीटर लंबाई पर तो F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये कैंसिल हो जाएगा। और आप सभी एक चीज़ और जानते हो कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई किसके इक्वल होता है, 2 गुणा 10 के माइनस के 7 के। आप सभी जानते हो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, जिनको ना पता हो पता कर लो, ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मैंने म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिखा है, वहाँ पर मैं इसको भी लिख सकता हूँ, चल जाएगा। ठीक है ना, इसकी जगह भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आपका डेरिवेशन, जो कि मैंने आपको दो समांतर धारावाहिक तारों के बीच बल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा है, तो सब कुछ आपको क्लियर हो भी गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझे बता देना। दूसरी चीज़, यहाँ से मैं आपको 1 एम्पेयर की परिभाषा बताऊंगा। देखो बोर्ड परीक्षा में अगर एम्पेयर की परिभाषा पूछी जाती है तो आपको वही लिख के आनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने आपको तरीका बता दिया सब कुछ कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, चलो, और देखो प्रैक्टिकली जो भी होता है वो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि अगर 2 चालक तार हैं, ये 2 चालक तार मान लो, अगर हमने इनमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की तो दोनों तार एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर दोनों चालकों में, अगर इसमें ऊपर की ओर धारा है, इसमें नीचे की ओर धारा है, तो दोनों चालक तार एक दूसरे दूर हटने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, क्यों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्यों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और नोट पॉइंट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जब दोनों चालक तारों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दोनों चालक तारों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं है, बता देना करो हो तो। ठीक है, चलो देखो मैं आपको बताऊंगा 1 एम्पियर की परिभाषा आप कैसे बनाओगे। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। देखो स्टूडेंट, अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या था, F अपॉन L बराबर, मैंने बोला था, देखो इसको लिख लो, चलो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, यही तो था। और इसकी जगह आप सभी जानते हो कि 2 गुणा 10 की माइनस के 7 भी यूज कर सकते हैं, तो I1 I2 अपॉन R, ये हमारा आ गया F अपॉन L। थोड़ा समझ लो कैसे करना है।
यदि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I हो तो क्या लिखोगे? F अपॉन एल बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ I स्क्वायर अपॉन R। यही तो हो गया। तरीका बता रहा हूँ देखो कैसे आपको 1 एम्पियर की परिभाषा निकालनी है। अगर बोर्ड में पूछे है तो आपको डायरेक्ट लिख के आनी, बट मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बारीकी से समझाऊंगा। इसको आप आगे लिखोगे, यदि I इज इक्वल टू 1 एवं R इज इक्वल टू 1 हो तो I की जगह हमें कितना यूज करना है 1, और R की जगह भी कितना यूज करना है 1। तो क्या हो जाएगा? F अपॉन एल बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। ये F अपॉन एल का मान निकालने के लिए हमने इतना पूरा का पूरा प्रोसेस अपनाया है, बट इससे ही हमारा पूरा काम खत्म नहीं होता है। कैसे खत्म होगा वो मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ। तो डायग्राम मिटा देते हैं, डायग्राम का हमारा पूरा काम खत्म हो चुका है। थोड़ा सा वैसे इसका जरूरत चलो नहीं पड़ेगा, छोड़ो इसको, और आप सभी समझदार हो इतना तो समझ ही सकते हो, ठीक है। दिक्कत ना लो, सब कुछ बहुत अच्छे से कराया जाएगा, टेंशन मत लेना बस। अब देखो आगे क्या करोगे स्टूडेंट, वो F अपॉन एल का मान निकल के आ चुका है। तो अब देखो क्या करना है, F अपॉन एल बराबर होता है 2 गुणा 10⁻⁷ I स्क्वायर अपॉन R। अब समझना मैं जो कहने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ। F अपॉन एल की वैल्यू स्टूडेंट हमने अभी कितनी निकाली थी? 2 गुणा 10⁻⁷, 2 गुणा 10⁻⁷। तो आप आगे यहाँ लिखोगे, यदि R बराबर 1 मीटर, R बराबर 1 मीटर एवं F अपॉन एल बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो तो, मतलब हमने F अपॉन एल, समझना मैं जो कहना चाहता हूँ, जो करवाना चाहता हूँ आप सभी से, F अपॉन एल की जगह हमने 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर यूज किया है। तो R बराबर कितना 1, तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 2 चालक तार हैं, कितने चालक तार हैं? 2 चालक तार हैं, और एक दूसरे से वो 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो प्रति मीटर तार, दोनों में से किसी भी तार पर, तो प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर ये जो धारा 1 एम्पियर वो 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करेगी। पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो लिखोगे 1 एम्पियर वैद्युत धारा, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह स्थिर धारा है, वह स्थिर धारा है जो वायु अथवा निर्वात में, वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 लंबे सीधे व समांतर तारों की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित कर सके, बल लगा सके, ऐसे भी लिख सकते हो। अब समझने का प्रयास करना जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। देखो 2 चालक तार हमारे पास थे, एक PQ था, दूसरा RS था। तो 1 एम्पियर धारा है क्या? तो 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह स्थिर धारा है जो वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, ये दोनों चालक तार हमने कितना माना है, कितनी दूरी पर स्थित हैं? 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 लंबे सीधे व समांतर तारों की, लंबे सीधे व समांतर तारों की प्रति मीटर, मतलब अगर ये चालक तार सपोज करो 10 मीटर लंबा है तो इसकी प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल आरोपित करेगी ये धारा? 2 गुणा 10⁻⁷ मीटर का, न्यूटन का। तो अगर 1 मीटर लंबा इतना है तो इस पर इतना बल कार्य करेगा, इस पर भी इतना करेगा, इस पर भी सेम करेगा। तो प्रति मीटर लंबाई पर इतने न्यूटन का बल आरोपित कर सके। तो 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह स्थिर धारा है जो वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 लंबे सीधे व समांतर तारों की प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल आरोपित कर सके? 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित कर सके। तो इस तरीके से 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल और एम्पियर की परिभाषा मैंने आज कंप्लीट करा दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की वीडियो अच्छी लगी है ना?
अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, और ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि वो भी आपकी तरह हमारी वीडियोस का फ्री फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।